आज धारावाहिक कहानी शिखा के चतुर्थ अंक मैं अनन्या आपको सुनाती हूँ। लिफ्ट में शिखा के सामने थी उनकी बेटी रिया। वह अचानक ही हॉस्टल से घर आई थी। मम्मा के हाथ के बने भोजन का स्वाद लेने का हुआ था उसका मन। अवकाश होने के कारण यह करना सरल हुआ था रिया के लिए। वह मम्मा को सरप्राइज देना चाहती थी। घर पहुंची तो उसको मम्मा नहीं मिली। इस समय उसके पास घर की अतिरिक्त चाबी भी नहीं है। उसने सोचा वह मम्मा को कॉल करे। तभी सामने आचार्य आंटी आ गई। आंटी ने रिया के बिना पूछे ही कहा, रिया मम्मा कहाँ हैं, यह सोच रही हो? हाँ आंटी, क्या आपको उनका मालूम है? रिया ने पूछा। मेरी मैड बता रही है, अभी उसने शिखा को महेंद्र सिंह के घर में देखा है, आचार्य आंटी ने बताया। यह महेंद्र सिंह कौन है? रिया ने पूछा। मैं भी उसे नहीं जानती, मैड ही बता रही थी। वह उनके घर भी ब्लॉक 1508 में काम करती है। महेंद्र सिंह की पत्नी अभी बाहर गई हुई है, आंटी ने बताया। इस सब बताते हुए आचार्य आंटी रहस्यमय ढंग से हंस रही थी। आंटी की कही बात एवं हंसी ने रिया को बुरी तरह भड़का दिया। उसने मम्मा को कॉल करने का विचार त्याग दिया एवं तमतमाई हुई वह भी ब्लॉक पहुंच गई। वहां उसे शिखा लिफ्ट में ही मिल गई। शिखा के सामने पड़ते ही रिया ने रुष्ट होकर पूछा, मम्मा मैं आपको सरप्राइज देने बिना बताए आ गई तो आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। कौन है यह महेंद्र सिंह? पापा बाहर गए हैं तो आप यह क्या करने में लग गई हैं? रिया का इस तरह आक्षेप लगाना शिखा को अप्रत्याशित लगा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रिया ने शिखा के उत्तर नहीं दे पाने एवं उनके मुख पर के भाव का वही अर्थ लगा लिया जो आचार्य आंटी की हंसी में छुपा था। तब शिखा रिया के साथ बिना उत्तर दिए ही घर तक आई। बेटी के अपने पर किए अविश्वास से वह स्तब्ध रह गई थी। रिया ने घर में आने पर कहा, मम्मा आपने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। मेरा तो ठीक है, पापा का सामना आप कैसे कर सकेंगी? एक के बाद एक रिया की कही जा रही बातों से मर्माहत शिखा ने उत्तर देने का विचार छोड़ दिया। वह गंभीर बनी रही। वह सोचने लगी कि सोचने दो रिया को, वह जो भी सोच रही है। आखिर अपनी माँ से बात करने का भी एक तरीका होता है। शिखा ने ठंडे स्वर में पूछा, रिया मैं पापा के लिए छोले भटूरे और गाजर का हलवा बना रही हूँ। बताओ तुम वही खाना पसंद करोगी या दूसरा कुछ चाहिए तुम्हें? शिखा के द्वारा अपने प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दिए जाने ने रिया को बाध्य किया कि वह अपनी कही बातों पर पुनर्विचार करे। रिया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसे पछतावा भी हुआ। अब रिया सोच पाई कि मम्मा ने शायद कुछ गलत नहीं किया है, अन्यथा कोई बहाने से वह अपनी करनी सही निरूपित करने की कोशिश करती। फिर भी उसे शिकायत यह तो रही कि मम्मा ने आंटी तरह के लोगों को बातें बनाने का व्यर्थ अवसर दिया है। तुलनात्मक नम्रता से रिया ने उत्तर दिया, मम्मा मैं भी वही खा लूंगी। फिर चेंज करके शिखा रसोई में चली गई। अब रिया को ग्लानि बोध हुआ, किसी के कहने पर उसने अपनी मम्मा के मान की चिंता नहीं की। टीवी देखने में भी जब रिया का मन नहीं लग सका तो वह रसोई में आई। माँ की पीठ अपनी तरफ देख रिया ने पीछे से मम्मा को अपनी गलबहियों में लिया। इस समय शिखा तिलमिलाई हुई माँ है, फिर भी वह बेटी की उपेक्षा नहीं कर पाई। उसकी मनःस्थिति से परे प्रकट में शिखा के ओंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, रिया मम्मा से ऐसी मजाक नहीं किया करो। मैं समझ नहीं पाई कि तुम मजाक कर रही हो। शिखा ने अपने अपमान को इशू नहीं बनाया ताकि बेटी का मूड ठीक हो सके। मम्मा का अपने लिए ममता बोध स्मरण करके रिया पानी पानी हुई। जब रिया के पापा आए तब तक सब कुछ सामान्य हो गया था। तीनों ने मिलकर रिया का आना एंजॉय किया। अन्यमनस्क होने पर भी शिखा ने 8 दिन बाद घर लौटे पतिदेव के लिए रात्रि की ड्यूटी निभाई। बाद में पति सो गए थे। आहत मना शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शिखा ने आज ही एक बेटी राशि का अपने पिता के प्रति सहज आदर भाव के बारे में जाना था, और आज ही शिखा ने अपनी बेटी को अपना अपमान करते पाया था।
आखिर क्या अंतर था अलग अलग परिवार की इन दो बेटियों के संस्कार में? शिखा बिस्तर पर लेटे हुए इस पर विचार में खोई हुई है। उसे एक ही अंतर दिखाई दे रहा है। एक पिता महेंद्र सर अपनी अनियंत्रित होती मनोकामनाओं को बेटे बेटियों के पिता होने के बोझ से नियंत्रित कर लेने वाले हैं, जबकि उसकी अपनी बेटी रिया के पिता बेटी के सामने अपना ऐसा जिम्मेदार रूप नहीं दिखा पाए हैं। इस कारण रिया को जैसे अपने पापा दिखते हैं। उसने मम्मा को भी उसी दृष्टि से देखा है। उसे इस बात से भी गहन निराशा हुई कि अपनी माँ को देखने के लिए रिया ने वही चश्मा प्रयोग किया जो समाज का चश्मा है, जिसके लेंस से नारी में ही दोष दिखाई देता है। अब अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद में शिखा स्वयं से पूछ रही है कि क्या उसने महेंद्र सिंह सर के घर जाकर गलत काम किया है। इस पर अपने मन बहलाने के लिए शिखा का उत्तर है, पहली बार जब वह सर के घर गई तब उसे कहाँ पता था कि घर पर वे अकेले हैं। तब सर ने ही कहा उसे अपने घर में आसानी से घुसने दिया था। अब शिखा के मन में प्रश्न उत्तर चलने लगे। सर के व्यवहार से अगर शिखा ने उनका विश्वास किया तो क्या कुछ गलत कर दिया? नहीं, विश्वास करके उसने सर से फेवर के साथ मानसिक संबल भी तो पाया। क्या सर से उनके लिए अपने परिपक्व प्रेम का बता देना शिखा का गलत आचरण है? यहाँ शिखा को लगा कि हाँ, कदाचित यह गलत है। इसके बाद ही तो अकेले में उन्होंने शिखा को फिर अपने घर बुला लिया। शायद वह कुछ गलत करने की सोचते भी रहे हों। महेंद्र सर गलत चेष्टा का दुस्साहस कदाचित शिखा की गरिमापूर्ण बातों के कारण नहीं कर पाए हैं। अब शिखा खुद पर हंस रही है। वह सोच रही है कि मानवीय मन कितना विचित्र होता है। सर ने कुछ गलत किया नहीं। अपने अकेलेपन में कुछ समय शिखा के साथ भोजन एवं बात कर ली तो वह उन पर इस तरह संदेह करने लगी। आखिर शिखा ने भी सर के साथ भोजन एवं बातों का ही आनंद तो लिया है। अब शिखा अपने किए को तर्कसंगत सिद्ध करने पर आ गई। उसने दृढ़ता से अपने सब किए को सही मान लिया। उसने सर से की अपने प्रेम की शाब्दिक अभिव्यक्ति को भी सही माना। उसने तर्क किया कि यदि नारी मन की अपेक्षा पुरुष को मालूम ना हो तो कोई पुरुष नारी अपेक्षाओं अनुरूप ढल कैसे सकेगा? कैसे किसी पुरुष को शिखा के टाइप की स्त्री की अपेक्षाओं का ज्ञान होगा? कैसे पुरुष को मालूम होगा कि नारी का पुरुष से प्यार दैहिक पिपासा के परे भी हो सकता है? ऐसे परिपक्व प्रेम के रंग में रंगी नारी को पुरुष से सिर्फ आदर और मानसिक संबल की अपेक्षा होती है। महेंद्र सर से शिखा को हुआ प्रेम ऐसा प्रेम ही है। अपने तर्क से जन्मे काल्पनिक आनंद ने शिखा के संतप्त मन को शांत कर दिया। तब उसने अपने सोए हुए पति को देखा। फिर मन में कहा, आप मेरे प्रति निष्ठावान नहीं हो तो क्या? मैं तो आपका साथ निष्ठा से निभाती हूँ। परिस्थितिवश मेरे मन में अन्य पुरुष के लिए प्यार उत्पन्न हुआ तो क्या? मगर जिसे दुनिया देखती है उस तन को तो मैं किसी भी अन्य पुरुष से बचाए तो रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वह पुरुष महेंद्र सर जी भी मेरी ही तरह की किसी अन्य स्त्री के पति हैं। अपने विचार मंथन एवं तर्क वितर्क में डूबी शिखा अपने पति की पीठ पर हाथ रखकर सो गई। मुझे शिखा से मिले हुए 2 सप्ताह हुए थे। इस बीच लक्ष्य की उपलब्धि हेतु काम की अधिकता में मैं शिखा को एक तरह से भूले रहा। यद्यपि मुझे यह चिंता बनी रही कि मेरे घर से निकलने पर लिफ्ट में शिखा का सामना किससे हुआ था। आज रविवार है। अगले रविवार मेरी पत्नी को वापस आना है। यह सोचते हुए मैं कुक का बनाया भोजन कर रहा हूँ। तब डोर बेल की ध्वनि गूंजने लगती है। कौन हो सकता है?
इस संशय सहित मैंने दरवाजा खोला तो सामने अपरिचित एक लड़की खड़ी पाया। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने बताया, अंकल मैं शिखा जी की बेटी रिया हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भोजन कर रहा हूँ। आओ, क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगी? रिया ने अंदर आकर कहा, हाँ, अगर आप मेरी जिज्ञासा पर सही बात बताएं तो मैं आपका साथ दे सकूंगी। मैं उसकी जिज्ञासा का अनुमान लगाते हुए उसके लिए प्लेट में भोजन परोसने लगा। अब वह भी मेरे साथ खाने लगी है। खाते हुए उसने पहला प्रश्न किया, मेरी मम्मा और आपका परिचय कैसे हुआ है? मैं शिखा का बॉस हूँ। यद्यपि अब उनका ऑफिस दूसरा हो गया है, मैंने बताया। रिया ने पूछा, अकेले में मम्मा एवं आप कितनी बार मिले हैं? केवल 2 बार। शिखा जी इसी महीने में 2 बार यहाँ मेरे घर पर आई हैं, मैंने उत्तर दिया। मम्मा क्यों आई थी? और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया? जिज्ञासु रिया ने यह पूछा। एक बार मुझसे अपने लिए फेवर का रिक्वेस्ट लेकर, दूसरी बार मेरे आमंत्रण पर। दोनों बार बातों के अतिरिक्त उन्होंने मुझे ऐसे ही कंपनी दी जैसे आज तुम दे रही हो। अर्थात हमने दोपहर में साथ भोजन किया। मैंने शिखा के भोजन बनाने की बात छुपाते हुए बताया। रिया शायद मेरे कहने की सच्चाई परख रही थी। उसने भोजन उपरांत कहा, अंकल मैंने किसी की बातों में आकर अपनी मम्मा का बहुत दिल दुखाया है, मगर उन्होंने मेरे सामने अपनी निर्मलता सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे आक्षेपों पर भी उन्होंने मुझसे कोई नाराजगी नहीं दिखाई। तब से ही मैं ग्लानि बोध में रही हूँ। चूंकि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं कही, अतः बात क्या हुई जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी मम्मा ऐसी प्राणी है जो अपने अनादर पर भी दूसरों का आदर रखना जानती हैं। आप उनकी बेटी हो, आपको उन पर गर्व करना चाहिए एवं जीवन में उन जैसा बनना चाहिए। मैं रिया को अपने बच्चों की तरह ही समझाने लगा था। आप ठीक कहते हैं अंकल, रिया ने मेरा अभिप्राय समझते हुए कहा। फिर कुछ क्षण सोचते हुए रुकने के बाद उसने कहा, आपके पास इतनी देर रहकर मुझे समझ आ गया है कि आपकी दृष्टि अन्य लड़की या महिलाओं के प्रति निर्मल है। मम्मा ने भी शायद इसे पहचान लिया है। कभी उन्होंने आपके घर आने में संकोच नहीं किया है। वास्तव में आज मैं यह बताने यहाँ आई हूँ कि आपकी मैड और आचार्य आंटी ने मेरी मम्मा के दुश्मन की तरह काम किया है। उनकी फैलाई बात मेरे पापा तक पहुँची। इस कारण उन्होंने मेरी मम्मा की पिटाई तक की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि मम्मा ना तो आपसे मिले और ना ही मोबाइल आदि पर आपसे कोई संपर्क ही रखें। मेरे पापा स्वयं चरित्र के मामले में ठीक नहीं हैं। फिर भी उन्होंने मेरी मम्मा का जीवन इस बात को लेकर नर्क कर रखा है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने कोई गलती नहीं की है। तब भी आप मम्मा से कोई संपर्क ना रखें प्लीज। रिया की कही बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। रिया चली गई। उसके पीछे मैं ग्लानि बोध से व्याकुल रह गया। काश मैंने शिखा को अकेले में नहीं बुलाया होता। मेरा शिखा से यह कैसा प्रेम! मैंने तो उसके ही पति के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। मैं सोचने लगा, रिया की रिक्वेस्ट की अवहेलना करके मुझे एक अंतिम बार तो शिखा से मिलना चाहिए। शिखा से संवेदना जताना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। अगला भाग अंतिम होगा।